जैसे कि पता ही है कि सारे थोड़ा सा सेक्टर्स में जो है डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, थोड़ी सी हम वो डेवलपमेंट जो है डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, स्टार्ट कर लें थोड़ा सा पहले इकोनॉमी से स्टार्ट करें अगर हम तो इकोनॉमी में जो मेजर इंडिकेटर्स हैं जिसमें आप सबको पता है कि सबका इंटरेस्ट सबसे पहले जब इकोनॉमी आता है रिटेल इन्वेस्टर्स का, वो इंटरेस्ट रेट्स को लेकर होता है। तो इंटरेस्ट रेट्स पे फिलहाल हमारा जो है एटलीस्ट फॉर अप टिल मई तो हमारा स्टेटस को का स्टैंड है। और इसके साथ साथ दूसरा इंटरेस्ट होता है लोगों का, वो होता है करेंसी पे कि जो है रुपया जो है वो फर्दर डेप्रिशिएट तो नहीं करेगा। तो रुपए पे भी या आप कह लें एक्सचेंज रेट पे भी जो हमारा व्यू है वो स्टेटस को ही है फॉर न्यू फ्यूचर के लिए। इसके बाद फर्दर हम अगर कुछ और एक दो चीज़ें ही हम अगर ऐड कर लें इकोनॉमी रिलेटेड, तो इन्फ्लेशन का नंबर आया था जो कि 24 मंथ्स लो था, 5.7% का नंबर आया था जैन के महीने में। इसके साथ साथ एक और इवेंट जो इंटरेस्टिंग होने जा रहा है अब इकोनॉमी के बाद, अगर हम बात कर लें जो MSCI का एक जो है इवेंट होने जा रहा है, तो MSCI के इवेंट में जो है ये बेसिकली February 9 को है ये एक्सपेक्टेड, जो है इनका रिव्यू होना है, क्वार्टरली रिव्यू होता है एक्चुअली, जिसमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी कंपनी जो है वो किस इंडेक्स में इन होंगी और हमारा जो परसेंटेज है इन MSCI इंडेक्स वो कितना होगा। तो इस पे MSCI इंडेक्स का जो परसेंटेज है वो तकरीबन 0.02% है। हम लोग एक्चुअली जो हमारा वेट है MSCI इंडेक्स में पाकिस्तान का KC 100 इंडेक्स का, वो तो स्टेटस को ही रहेगा। और अगर एडिशन डिलीशन की बात करी जाए तो कुछ एक्सपेक्टेशन ये बन रही है शायद कि जो है वो TRG शायद जो है MSCI स्मॉल कैप में ऐड हो सकता है, इसकी चांसेस बन सकते हैं, बट लेट्स सी। और पैकेजेस जो है वो आउट हो सकता है स्मॉल कैप के इंडेक्स से। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट आप कह लें कि अपडेट थी, ऑल दो ये होगी जो है नॉन इवेंट ही होगी मार्केट के लिए, तो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ खास जो है वो चेंज नहीं हो रही होगी, बट एटलीस्ट जो है एक ये इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है होने जा रहा है MSCI का। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात कर लें थोड़ी सी अगर इंडेक्स की बात कर लें तो लास्ट मंथ तकरीबन 6% अप हुआ था इंडेक्स। फिलहाल मार्केट जो है कल तक की अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो तकरीबन 47,000 के लेवल पे जो है कहीं जो है ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो स्टैंड कर रही है, जो कि जो है हाईएस्ट लेवल है पिछले काफ़ी जो है वो टाइम का। वॉल्यूम्स भी जो है वो भी जो है अच्छा खासा चल रहे हैं। अगर हम लास्ट मंथ की बात करें तो जो है एवरेज वॉल्यूम भी जो है वो 623 मिलियन शेयर्स का था, जो कि ऑलमोस्ट 89% आप कह लें कि अप है 2020 के एवरेज से। तो ये तो कुछ हमने बात कर ली इकोनॉमी रिलेटेड चीज़ों की और इंडेक्स की छोटी मोटी परफॉर्मेंस की कि पिछले जो है वो महीने में क्या रही, और साथ एक और हमने इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट डिस्कस कर ली जो कि MSCI से रिलेटेड है, कि वो बेसिकली वो डेवलपमेंट तो स्टेटस को ही रहेगी, बट वो एक्चुअली एक डेवलपमेंट है। अच्छा, इसके साथ साथ अब अगर हम आ जाए थोड़ा सा अगर हम सेक्टर वाइज देख लें तो सबसे पहले हम सीमेंट्स की बात कर लें तो सीमेंट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है लास्ट फ्यू डेज में सीमेंट में। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लें, हम शायद ऑलरेडी पिछले वेबिनार्स में बता चुके होंगे कि सीमेंट में हमारी टॉप पिक में चिराट और पायनियर आता है, उसके बाद थर्ड नंबर पे मेपल लीफ आता है। तो टॉप पिक में तो चिराट और पायनियर स्टिल अभी भी मौजूद है। डेवलपमेंट्स कुछ रिसेंटली हुई हैं कि जो बैग की प्राइसेस हैं एक्चुअली सीमेंट की, वो पिछले लास्ट मंथ में जो है तकरीबन आप कह लें कि कोई 20 से 25 रुपए से बढ़ गई हैं। मीन्स अभी स्टैंड कर रही है कहीं 585 590 के लेवल पे जो है वो नॉर्थ में, अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में जो प्राइसेस आ गई हैं और तकरीबन आप कह लें 25-30 रुपए का जो है ये इंक्रीज है, और एक्सपेक्टेड फर्दर यही किया जा रहा है कि मजीद बढ़ सकती हैं ये प्राइसेस। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और साथ साथ अगर मैं बात कर लूँ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए, वो वॉल्यूम्स की होती है कि वॉल्यूम्स या जो सीमेंट की डिस्पैचेस हैं वो किस हिसाब से ग्रो कर रही हैं। तो सीमेंट की डिस्पैचेस जो है वो अभी जैन के भी नंबर आए थे, तकरीबन 16.5% से ग्रोथ दिखाई थी
और आप कह लें 16.9% से ग्रोथ दिखाई थी, और आप कह लें अगर 7 मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 16.5% की 7 मंथ्स की ग्रोथ है, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है मींस सीमेंट से वॉल्यूम्स को लेकर देखा जाए तो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ हमें लगता है यही कंटिन्यू करेगी, कोई 15% के करीब एवरेज कर सकती है, 15 to 20% के मिड में। वॉल्यूमेट्रिक फ्रंट पे तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो वॉल्यूम्स को देखते हुए, प्राइजेस को देखते हुए, और तीसरा जो मोटा फैक्टर है वो कोल की प्राइजेस हैं। बेसिकली अभी जो प्राइस बढ़ने का वन ऑफ द मेजर रीजन भी यही है कि कोल की प्राइस लेटली जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में फ्रॉम से $58 वो $90 पर टन की हो गई थी, जिसकी वजह से इनको प्राइस बढ़ानी पड़ी। बट अब जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा जो है वो वापस रिवर्स ट्रेंड लग रहा है, ऑल दो शायद प्राइस $60 के लेवल पे शायद ना आ पाए फिलफॉल, बट जो है एटलीस्ट $90 वॉज टू हाई फॉर कोल, तो वो थोड़ा सा वापस से रिवर्स आप कह लें कि उस वो मोमेंटम उसका बना है, और प्राइजेस अभी फिलहाल कोल की $80 के करीब आ गई हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए कि एक तरफ जो है वो कमोडिटी जो इनका रॉ मटेरियल है, वन ऑफ द मेजर रॉ मटेरियल आप कह लें कोल, उसकी प्राइजेस थोड़ी सी कम होना शुरू हुई हैं, और साथ साथ जो है बैग की प्राइजेस भी ये लोग बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से सीमेंट्स ने अभी 2-3 दिन में परफॉर्म किया है। और मीन्स अगर देखें तो चिराट और पाइनियर में स्टिल जगह बनती है। चिराट में हमें 200 to 220 तक का लेवल लगता है चिराट का। इसी तरह पाइनियर का भी जो है 145 के करीब, 140-145 के करीब का लेवल लगता है। ऑल दो ये शायद वन गो में स्ट्रेट ना चले जाए इन रेट्स पे, छोटी मोटी करेक्शन ले, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा चल चुके हैं, बट करेक्शन में जो है वो देखा जा सकता है, स्पेशली ये दोनों स्टॉक्स। तो ये तो सीमेंट की थी अपडेट। इसके बाद दूसरा अगर सेक्टर देख लें हम, तो वो ENPs देख लेते, क्योंकि कुछ जो है काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट और काफ़ी लोगों के सवाल थे ENPs में, स्पेशली PPL को लेके, और जो मारी की एक डेवलपमेंट हुई है मेजर। पहले ही अगर मारी ही की डेवलपमेंट से स्टार्ट कर लें तो देखिए मारी में एक्चुअली हुआ क्या है कि मारी की जो ईयरली अर्निंग आती है वो आप कह लें तकरीबन 200 to 220 के बीच में जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मारी की ईयरली अर्निंग होगी कहीं। बट मारी के डिविडेंड पे कैप होने की वजह से मारी ₹3 से ज़्यादा का डिविडेंड नहीं दे सकता था, तो ईयरली डिविडेंड जो मारी का था वो अप्रॉक्सीमेटली ₹3 के करीब ही आता था, जिसकी वजह से इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो अनलॉक नहीं होती थी। क्योंकि एक कंपनी ₹200 का डिविडेंड कर रही है और उसके बाद भी ₹200 की अर्निंग, ₹200 पर शेयर की जो है वो अर्निंग पे भी अगर ₹3 का डिविडेंड देती है, तो ऑब्वियसली जो है उसकी वैल्यू सही तरीके से अनलॉक नहीं होती। तो अब उस पे से गवर्नमेंट ने जो है वो कैप हटा दिया है जो गवर्नमेंट ने लगाया हुआ था, ताकि जो है उसकी वो प्राइवेटाइजेशन कर सके। बेसिकली 20% का स्टेक है गवर्नमेंट के पास मारी का, तो वो उसको जो है वो ऑफलोड करना चाह रहे हैं, और ऑफलोड करने के लिए एक मेजर जो रेजिस्टेंस थी या जो ट्रू वैल्यू उनको भी नहीं मिल रही थी, वो उसके डिविडेंड पे कैप की थी। तो वो कैप जो है वो अब हटा दिया गवर्नमेंट ने, और बेसिकली कैप हटने की वजह से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मारी तकरीबन 180 to 200 रुपीज़ का डिविडेंड पर ईयर दे सकता है, जिसकी वजह से जो है इसकी वैल्यू गुड कोई 18 to 1900 करीब इजली फिलहाल हो सकती है। यही मेजर रीज़न है जिसकी वजह से जो है आज पूरे दिन कैप भी, और मेरे ख्याल से जो है फर्दर परफॉर्मेंस जो है इसकी रहेगी मौजूद। इसके बाद बात कर ले, अगर दूसरा इंटरेस्ट होता है लोगों का क्या है, PPL जो है बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा, PPL का क्या करना चाहिए, अगर कोई होल्ड करके बैठा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा जो है आप कह लें कि थोड़ा सा जो है वो रिग्रेट होता है कि मार्केट ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और PPL जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाया। तो देखिए इसमें PPL बेसिकली PPL हो गया, OG हो गया, अपार्ट फ्रॉम मारी एंड POL, PPL और OG का जो एक मेजर मसला है वो सर्कुलर डेट रिलेटेड मसला है। सर्कुलर डेट रिलेटेड मसले में भी एक चीज़ समझिएगा, सर्कुलर डेट जो है वो दो चीज़ों से पर्टेन करता है एक्चुअली। फर्स्ट इज जो है वो फर्नेस ऑयल बेस्ड पावर प्लांट जो थे, जो IPPs थे, और सेकंड जो है वो गैस रिलेटेड, और गैस में भी एक इंडिजिनियस गैस है जो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरी गैस RLNG है। तो इन तीन चीज़ों पे बेसिकली जो रिसीवेबल्स आप कह लें, जो इनकी सारी स्टेट ओन कंपनीज के रिसीवेबल्स खड़े होते हैं, वो बेसिकली मोस्टली इस बेसिस पे ही खड़े होते हैं, इन तीन बेसिस पे। तो इसमें PPL जो है वो ज़ाहिर है गैस की प्रोडक्शन करता है, एक्सप्लोरेशन करता है गैस की, तो उसके उसके जो अच्छे खासे पैसे हैं वो रिसीवेबल्स के अगेंस्ट में जो है गवर्नमेंट के साथ जो है वो स्टक अप हो जाते हैं। अभी भी अगर हम बात करें तो गुड कोई 300 प्लस पर शेयर का जो है आई थिंक सॉरी 300 प्लस बिलियन का जो है ये इसका रिसीवेबल जो है वो पाइल अप हुआ हुआ है PPL का। तो
जब तक देखिए जो ये जो गैस से अभी अभी जो रिसेंटली न्यूज आई है आईपीपी के साथ जो जो भी इनके एग्रीमेंट्स हुए गवर्नमेंट के, वो पावर सेक्टर से रिलेटेड जो सर्कुलर डेट है उससे वो जो है पर्टेन करता है। तो फिलहाल पीपीएल और ओजी का तो उस जो भी इनके जो है एग्रीमेंट्स है उससे कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक। उनका सारा ताल्लुक आईपीपीस के साथ है, सही है। और उसका ताल्लुक जो पार्शली है वो पीएसओ के साथ है, क्योंकि पीएसओ की बुक पे तकरीबन आप कह लें कि 180-190 बिलियन का रिसीवेबल्स है, तो रिसीवेबल है तो उसमें से ऑलमोस्ट 100 बिलियन का रिसीवेबल जो है वो आईपीपीस से पर्टेन करता है। तो जो अभी सोल्यूशन निकाला है गवर्नमेंट ने वो आईपीपी रिलेटेड सर्कुलर डेट का है, जिसके एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। बट अब जो गैस रिलेटेड सर्कुलर डेट है, जो पीपीएल की बुक पे आता है, जो ओजी की बुक पे आता है, और जो एसएनजीपी की बुक में आता है, और जो पीएसओ की भी बुक पे आता है, जो रिसीवेबल्स में आते हैं, वो गैस रिलेटेड है। और उसका अभी तक कोई फिलहाल कोई प्रोसीजर या प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है कि उसको सॉल्व किस तरीके से किया जाए। तो जब भी ये सॉल्व होने की तरफ जाता है या ये अपने मीन्स लास्ट स्टेजेस में पहुंचता है, सॉल्व होने मीन्स सॉल्व होने करीब करीब पहुंचता है, तो वहां पे जो है पीपीएल मेरे ख्याल से जो है वो परफॉर्म कर सकता है। मीन्स एनीथिंग रिगार्डिंग रिलेटिंग टू गैस रिलेटेड सर्कुलर डेट, वो पॉजिटिव होगी पीपीएल के लिए और ओजी के लिए। ज्यादा पीपीएल के लिए होगी, थोड़ी मीन्स कम ओजी के लिए होगी, बट दोनों के जो है वो गैस रिलेटेड रिसीवेबल्स पाइल अप होते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ जो एक और चीज है वो आरएलएनजी रिलेटेड है। आरएलएनजी रिलेटेड सर्कुलर डेट एक पाइल अप हो रहा है। वो जो है बेसिकली होता ही है, उसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि आरएलएनजी जो है पीएसओ मंगाता है कतर से, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो पीएसओ के साथ हुआ है, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो पीएसओ कतर से आरएलएनजी मंगवाता है, और आरएलएनजी जो है वो फिर सुई नॉर्थ एसएसजीसी के सिस्टम के थ्रू सुई नॉर्थ को देता है, और सुई नॉर्थ आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो होता ये है कि विंटर्स में गैस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एसएनजीपी को करना ये होता है कि वो इंडस्ट्रीज़ की गैस को कट करके और सीएनजी स्टेशन और पावर प्लांट्स की गैस को कट करके उसको डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को या लोकल जो हाउस होल्ड्स हैं उनको जो है डाइवर्ट करनी पड़ती है। जब उनको डाइवर्ट करते हैं तो उनका रेट हार्डली 400 रुपीज़ पर एमएमबीटीयू होता है, और एज अगेंस्ट जो एसएनजीपी की कॉस्ट होती है वो ऑलमोस्ट 1400 टू 1500 एमएमबीटीयू रुपीज़ पर एमएमबीटीयू होती है। तो ये जो डिफरेंशियल है ये जो है बेसिकली वो डोमेस्टिक कंज्यूमर से जो है वो क्लेम नहीं कर सकती ड्यू टू सम मींस लॉ रिलेटेड इश्यूज। तो ये जो आप कह रहे हैं 1000 रुपए के करीब पर एमएमबीटीयू जो डिफरेंस होता है वो एसएनजीपी की बुक पे पाइल अप होता है एज अ रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। वो जो एसएनजीपी की बुक पे पाइल अप होता है जो कि अप्रोक्सीमेटली कोई 80 बिलियन रुपीस होगा, वो जब पाइल अप होता है तो उसकी पेमेंट जो है एसएनजीपी पीएसओ को नहीं करता। तो वही कुछ उसमें से पोर्शन मींस वो पाइल अप होता है पीएसओ की बुक पे, जो कि पीएसओ की बुक पे तकरीबन 71 बिलियन है। अच्छा, ये हर विंटर पे होता है। लास्ट विंटर में तकरीबन 65 बिलियन का पाइल अप हुआ था। तो इस ये विंटर अभी चल रही है, जब खत्म होगी मार्च तक जाके, तो इस विंटर के खत्म होने पे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये जो आरएलएनजी रिलेटेड जो रिसीवेबल्स हैं ये तकरीबन 68-70 बिलियन से और बढ़ जाएंगे। तो आप कह लें कि एक नया मसला पीएसओ के लिए ये जो है वो खड़ा हो रहा है, और होपफुली हम इस पे एक छोटी मोटी रिपोर्ट भी करेंगे, वो भी देख लीजिएगा पीएसओ पे। उसमें ये थोड़ी सी जो है वो मैथ्स क्या हो रही है समझाई भी जाएगी। बट एक ये नया मसला खड़ा हो रहा है पीएसओ के लिए आरएलएनजी रिलेटेड रिसीवेबल्स का। अच्छा, आप लोगों को अगर जो फॉलो कर रहे हैं पिछले हमारे वेबिनार उसको जो है वो रिकॉल कर सकते हैं कि हम एसएनजीपी पे मुसलसल समझा रहे थे अपने जितने भी लिसनर्स हैं उनको, कि बेसिकली एसएनजीपी से दूर है, क्योंकि इसमें मसले मसाइल और जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले महीनों में जो है एसएनजीपी ने एक्चुअली मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म करा, एसएनजीपी ने कोई खास परफॉर्मेंस दिखाई भी नहीं है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से एसएनजीपी ने भी परफॉर्म नहीं करा, और पीपीएल का भी मैंने आपको बताया जैसे कि यही रीजन है जिनकी वजह से उसने भी परफॉर्म नहीं किया। तो ये तो कुछ था ईएनपी रिलेटेड इश्यूज। अब आ जाए मोस्ट फेवरेट सबका होता है सबसे ज़्यादा वो रिफाइनरीज होता है। रिटेल का बहुत इंटरेस्ट होता है रिफाइनरीज पे, और हमने काफ़ी हमारी पॉपुलर भी हुई, लोगों को काफ़ी याद रहा कि हम जो है वो नेशनल रिफाइनरी की हमने कॉल पहले अपने वेबिनार में दे दी थी। वहाँ से ऑलमोस्ट 150-170% का रिटर्न दे चुका है नेशनल रिफाइनरी। बट स्टिल हमें लगता है, और लास्ट लास्ट हमने जो लास्ट वेबिनार हुआ था उसमें हमने बताया था कि जो है
इसको इस सीरीज में रखें आपके पीआरएल को फर्स्ट रखें, पीआरएल हमारी लाइकिंग में सबसे ज्यादा, उसके बाद जो है एनआरएल रखें और देन एटीआरएल रखें। उस वक्त भी बताया था कि एटीआरएल बिल्कुल परफॉर्म करेगा, एटीआरएल भी साथ साथ इन रिफाइनरीज के थोड़ा बहुत, बट उस स्पेस में शायद ना करे जिस स्पेस में ये दोनों करेंगे। हाँ ये जरूर हो सकता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा परफॉर्म कर जाएं, उसके बाद अटक रिफाइनरी बहुत पीछे रह जाए, तो फिर वो थोड़ा सा जरूर जो है वो परफॉर्मेंस दिखा देगा। बट ओवरऑल रिफाइनरीज का अगर व्यू पूछे तो स्टिल पॉजिटिव है हमारा, रिगार्डलेस रिजल्ट्स अभी फिलहाल क्या है, आगे की जो डेवलपमेंट्स होनी है, जो पॉलिसीज आनी है, सारी चीजें जो होनी है उसको देखते हुए रिफाइनरीज में स्टिल हमारा व्यू अभी भी बुलिश ही है। और अगेन वही जो है आप इसको जो है रैंकिंग में रख सकते हैं कि फर्स्ट पे पीआरएल, सेकंड पे एनआरएल और थर्ड पे एटीआरएल। तो ये इसी पे जो है हम अभी भी जो है हमारा सेम व्यू है, और जो है इसी तरह आप अपने पोर्टफोलियो में भी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। हाँ मैं ये जरूर बोलूँगा कि नई नई पोजीशन पीआरएल में थोड़ी बहुत दी जा सकती है, बट थोड़ा सा मार्केट को देखते हुए आप काम कीजिएगा कि मार्केट हमारे लिए है, तो जहाँ पे करेक्शन आती है तो वहाँ पे ये जो मैंने स्टॉक्स आपको बताए सीमेंट्स में भी और रिफाइनरीज में भी, इनको उस वक्त देखा जा सकता है। अच्छा मेरे साथ आज एक और एडिशन हमने की है, अहमद लखानी, आप नोन हमारे जो है वो काफ़ी ऑटोज़ के एनालिस्ट हैं, तो उनको भी ऐड ऑन करें ताकि वो थोड़ा सा ऑटोज़ पे भी वो खुद अपना एक जो है वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन जो है उनका काफ़ी जो है अच्छी जो है वो ग्रिप रखते हैं ऑटो सेक्टर पे, तो वो अपना दे सकें। तो ये मैं अहमद लखानी के हैंड ओवर कर रहा हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें सर, इसमें बेसिकली हमारा जो ये ऑटो सेक्टर पे व्यू है वो इस वक्त मार्केट वेट है, लेकिन उसमें एक दो स्टॉक्स हैं मेरे ख्याल से जिनको देख सकते हैं जिसमें थोड़ी अभी अपसाइड है। जैसे मिसाल के तौर पे इंडस मोटर्स है, अगर आप देखें पीएसएमसी और ये एच का ना, उन्होंने अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है, उनमें भी है अभी थोड़ी अपसाइड, मतलब आई थिंक 15 to 20% दोनों स्टॉक्स के अंदर थोड़ी अपसाइड है। लेकिन इंडस जो है वो अभी भी 1200 से कम पे ट्रेड कर रहा है, तो उसमें अभी मेरे ख्याल से उसने अभी तक रैली नहीं किया है, तो वहाँ पे इंडू के अंदर अभी हमें लगता है कि है कंसिडरेबल अपसाइड। मतलब हमारी जो अगर आप ये स्ट्रैटेजी रिपोर्ट में देखें तो 1550 के करीब की हमारी इस पर टारगेट प्राइस, आई थिंक ये इवेंचुअली परफॉर्म कर जाएगा, तो इंडस कर सकते हैं। अगर कुछ सेक्टर के डायनामिक्स वगैरह की बात कर लें तो अभी रिसेंटली देखें तो वॉल्यूम्स ने काफ़ी पिकअप किया है। ये जनवरी का नंबर अभी आज अगर आप आज की हमारी रिपोर्ट देखें तो उसमें भी हमने मतलब बताया कि तकरीबन 40% की ग्रोथ देख रहे हैं जनवरी के महीने में, जिसमें खासकर मेरे ख्याल से जो टॉप परफॉर्मर होगा वो आपका ये तीन जो पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरर है उसमें पार्क सुजुकी की तकरीबन 9000 यूनिट्स की सेल्स हम देख रहे हैं, तो ये इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। उसके अलावा अगर ट्रैक्टर्स में देखें तो मिलर ट्रैक्टर्स की तकरीबन 200% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है जब ये पामा के नंबर्स पे रिलीज होंगे। तो मतलब ये ट्रैक्टर साइड पे आप एमटीएल देखें और ये पीएसएमसी में भी मेरे ख्याल से इस ये पॉजिटिव नंबर के बेसिस पे थोड़ी अभी इसमें रैली बाकी है, तो ये भी देख सकते हैं। रहा एच कार, तो एच कार आई थिंक अभी होल्ड करना चाहिए, इसमें थोड़ी अपसाइड है, लेकिन अगर इनकी मजीद इसकी एक सिटी की नई जनरेशन की बात हो रही है, अगर वो मतलब उसकी अनाउंसमेंट आ जाती, कंपनी कहता है कि वो ये नई सिटी वगैरह लेके आ रहे हैं, तो जो उसकी अभी तक इंटरनेशनल रिसेप्शन भी हुई है इस गाड़ी की, आई थिंक होंडा में भी मजीद रैली आ सकती है, तो अभी फिलहाल होल्ड करना चाहिए और इस अनाउंसमेंट का वेट करना चाहिए। इसके अलावा वैसे देखें तो ये वॉल्यूम्स वगैरह का पिकअप है, तो इसमें मेरे ख्याल से एक ये इसके एक इंडिकेटर कार फाइनेंसिंग के नंबर्स भी है जो अभी रिसेंटली काफ़ी बढ़े हैं। कार फाइनेंसिंग में जो ये काफ़ी ग्रोथ आई है, उसके अलावा जो आपका ये एग्रीकल्चरल क्रॉप्स वगैरह हैं जैसे ये शुगर केन वीट वगैरह है, तो उसकी प्राइसेस में काफ़ी बूम है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर साइड से भी डिमांड बढ़ी, तो इनकी कुछ ये जो असेंबलर्स हैं इनकी डिमांड रूरल सेगमेंट में भी काफ़ी हेविली कॉन्सेंट्रेटेड होती है, तो ये भी इनकी डिमांड के लिए एक पॉजिटिव साइन है। फिर अभी जैसे एक होंडा का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था दिसंबर का, इन दोनों का आना बाकी है, सुजुकी और इंडस का, तो जो ये पीकेआर यूएसडी का ट्रेंड रहा है ड्यूरिंग द क्वार्टर 168 से करीब 160 हो गया, तो मेरे ख्याल से मार्जिन भी पिकअप करेंगे सेक्टर के, इन दोनों कंपनीज के मार्जिन भी बेहतर आना चाहिए। और एक रीज़न और मतलब हमारे बुलिशनेस का इनकी मार्जिन पे ये भी है कि जो इन्होंने सितंबर के एंड तक अपनी इन्वेंट्रीज को काफ़ी कट डाउन कर दिया, तो अब जो इनकी फ्रेश परचेजिंग होगी जो इम्पोर्ट बेस्ड होगी वो रिड्यूस्ड पीकेआर यूएसडी पे, मोर फेवरेबल पीकेआर यूएसडी पे होगी, तो इनके आगे के मार्जिन के लिए ये चीज़ भी पॉजिटिव है। कहने का मकसद कि दिसंबर क्वार्टर की अर्निंग्स जो होंगी वो भी मतलब बेहतरी इन दोनों में एक्सपेक्टेड है। होंडा का तो ऑलरेडी आ गया रिजल्ट।
अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये देख लें जो दूसरे स्टॉक्स वगैरह हैं सेक्टर के अंदर, मेरे ख्याल से एमटीएल जो है वो काफी हद तक रैली करी है, एजीटीएल नॉट सो मच, एजीटीएल में थोड़ी अपसाइड है। उसके अलावा पार्ट्स वगैरह अगर देखें तो पार्ट्स में मेरे ख्याल से अगेन जनरल टायर काफी मतलब ये परफॉर्म कर गया अगेन, अब इसमें लिमिटेड अपसाइड है। लेकिन एक आइटम है जो मेरे ख्याल से देख सकते हैं, वो एजीआईएल है, एग्री ऑटो इंडस्ट्रीज, उसमें आई थिंक अभी थोड़ा चार्म बाकी है। अच्छा जी, ये आज का जो हमारा आप कहने जो एक ऑडियो सेशन था वो एक्चुअली हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। और जो है अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई सवाल हो और कोई जो है कोई भी क्वेरी हो तो वो हमारे जो है हेल्प डेस्क पे जो है वो ईमेल कर सकता है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारी क्वेरीज का जवाब दे सकें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।